नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अमृतसर आ गया है कहानी, जिसके राइटर हैं भीष्म साहनी। अमृतसर आ गया है कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। हम कहानी को 1 बाय 1 लाइन पढ़ते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुँह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यह कुछ लोग रहे होंगे, संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे होंगे, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झूठ-पुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे, पाकिस्तान बनने जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर यही जवाब होता था, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने पर क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे। कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जब अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और व्योम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर साथ ही अनिश्चय भी डोल रहा था, और इसी निश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। काले बाबू, यहाँ पे ले लिखा है, काले बाबू ताकत आएगी। खाले बोल यहाँ लिखना चाहिए, तो काले लिखा है। आम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम, बकरे का गोश्त ये और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चाह कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम कौन देखता है। आम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा वो, तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस तरह की उनकी भाषा थी। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता, ओ कितना बुरा बात, ये आम खाता है और तू हमारा मुंह देखता। ये सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल का सरदार जी बोले और बोलते ही खी खी करने लगे।
अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सो कर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो। इधर क्या करता है ये? फिर कह उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक ही तरह की बेतकल्फ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठ जाओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुक गई थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बिल्कुल कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इसी तरह घबरा कर भागते लोगों को देख मैं चुका था। देखते ही देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है? मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को मैं भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफार्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा था? नहीं है जगह, बोल दिया, जगह नहीं है। किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाज़ा, यूं ही मुंह उठाए घुस आते हैं। आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करते रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुसे आते हैं। दरवाजे पर जोर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों पर लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतें आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग तभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हे के बल पर उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो? धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हांफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियां से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए और पर व्यर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा ना ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर की लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई।
उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बार बार अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पट्टियां के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई और इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुल्ली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठे बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आ जा बेटी, तू मेरे पास आ जा। जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो ना जालिमों, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हा है करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमों, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफार्म को लागती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई थी। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रख कर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट गया था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपट पाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गया और वे लपक लपक कर खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूम कर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आपस में बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चली रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठ चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे सभी। मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली ज्यादा आशंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह डिब्बे में? किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन में का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हुई। एक पठान अपनी वास्कट की जेब से नस्वार की डिब्बियां निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी डिब्बियां निकाल कर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बार माला जपे जा रही थी। किसी ने वक्त से उसे बुदबुदाते ओठ नजर आते लगता है उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही थी। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफार्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी। औरतें के डिब्बे में से औरतें और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सासा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया।
उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी टिटोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द एक की औरत दे सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पेस्तों में कुछ कहने लगा। बापू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और नाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उससे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहा था। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन था किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित जो के तो बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार साथ साथ टूट कर धीमी पड़ी जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी तेरी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा होता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उगने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे। बुढ़िया मुंह में लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठे 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 सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे की ही कुर्ते की जेब में से निकाले मनकों की तस्बीह निकाली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकला आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई ना कोई कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिघड़ाती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमे रफ्तार से ही चलती जाती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखा और ऊंची आवाज में बोला, हरबंस पूरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बापू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झाँकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस का रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर के बाद थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बापू ने झाँक कर उसे दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बदली जा रही थी। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा, चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बापू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बापू, हमको कुछ बोला? बाबू को तेजी देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे तेरी उस। ओ बापू, बक बक कर नहीं करो। ओ खजीर के तो
गाली मत बको, हमने बोल दिया है, अब हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मातर। बापू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सीट से पांव तक काँप रहा था। बस इतना। सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बापू चिल्लाया। हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर आप हमको गाली देता है या हम इसका जबान खींच लेगा? बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीड़ जोग्यो आराम नाल बैठो, वे रब दियो बंदियो कुछ होश करो। उसके ओठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बापू चिल्लाए जा रहा था, आमने अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म में लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झाँक झाँक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झाँक झाँक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में ही नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे से निकला गया था। मेरा माथा टिनका। गुस्से में वह पागल हुआ और जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। इस पर बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ियों के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भी भीड़ छड़ने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बे में लौटने लगे। तभी सासा एक ओर से मुझे बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे के पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मातर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ, चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बार बार बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी इस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग उगने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझे पूछता कि पठान डिब्बे से निकलकर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर से को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खराटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफार्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता।
इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह आध लेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्ट थे गाड़ी कोई स्टेशन लाग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिया। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पाँव पाँव फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूली जा रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आ जा आ जा जा आ जा, तू भी चढ़ आ जा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल गई जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। यह अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिया। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर बार बाबू ने उसे मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरझ गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सासा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धाराएं एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले ओठे पर चमकते दांत नजर आए, और वह दो एक बार अल्लाह अल्लाह बुदबुदाया। फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखें ने बापू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसने पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उसे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया। उसके ओठ फिर से बड़बड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुरा रहा है, या वास्तव में केवल क्षय के ही कारण ओठों पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पट्टी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर टिक रहा है, ठीक तरह से नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर ठिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सासा डंडहारे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की तरह हाथ नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। अभी बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में भूत का भूत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी, और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखते जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला, किसी अज्ञात प्रेरणा बस वह एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर की पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बापू की शरीर हरकत में आया और एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा।
सभी मुसाफिर सोए पड़े थे, मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथ में खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे जुटपुटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उस देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लालियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बापू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमसे। डर का ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बापू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। यहीं पे हमारा कहानी खत्म होता है। अमृतसर आ गया कहानी यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट कहानी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।